हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आईपीसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी झारखंड एपीओ जो होने वाला है, या मान लीजिए कि सेबी ग्रेड ए का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, और एपीओ झारखंड एपीओ का जो है इसी 20 दिसंबर को है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और जो लोग नए क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहते हैं जैसे बीएनएस, तो इसमें हम उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें भी हम कोई कोई सेक्शन बताते चलेंगे बीएनएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीएनएस में देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नया वाला बीएनएस है उसमें क्या क्या ऐड किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन 2 के 3 में, सब सेक्शन 3 में, 2 के सब सेक्शन 3 में चाइल्ड को ऐड किया गया है कि चाइल्ड क्या है उसका डिफिनीशन, ठीक है। 48 में अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। अबेटमेंट कोई अगर आउटसाइड इंडिया मतलब भारत से बाहर कर रहा है जो कि इंडिया में ऑफेंस है, उसको सेक्शन 48 में, बीएनएस के सेक्शन 48 में जो है ऐड किया गया है। तो ये न्यू सेक्शन है जो हम बता रहे हैं। 69 भी, सेक्शन 69 बीएनएस का न्यू सेक्शन है जो कि आईपीसी में नहीं था। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है। और हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। ये भी 95 जो सेक्शन है वो भी न्यू। तो आप कोई भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये न्यू सेक्शन ऐड किए गए हैं जो कि आईपीसी में नहीं थे, बीएनएस में न्यू ऐड किए गए। जैसे सेक्शन 111 111 जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। सेक्शन 111 न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। और टेररिस्ट एक्ट भी सेक्शन 113 113 ऐड किया गया है, ठीक है। और सेक्शन 124 से जो सेडिशन था उसको हटा दिया गया है। मतलब इसे बीएनएस में नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। आईपीसी में जो सेक्शन था 124 से आईपीसी का, उसे हटा दिया गया, ठीक है। और न्यू सेक्शन 152 ऐड किया गया है, एक्ट इंगेजिंग सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सपोज मान लीजिए कि वही है, क्योंकि सेडिशन भी उसी के लिए लगता था। तो एक्ट इंगेजिंग सोवरेंटी यूनिटी इंडेंजरिंग, मतलब उसको क्षति पहुंचाना, सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। और एक है 226 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कॉम्पेल और रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। और 304 एक है स्नैचिंग, ये भी नया है, ठीक है। ये भी नया ऐड किया गया है सेक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कि आईपीसी का कौन सा जो सेक्शन है वो डिलीट कर दिया गया है और उसे ऐड नहीं किया गया है बीएनएस में, ठीक है। तो सेक्शन 14 जो था डिफिनीशन सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का, वो हटा दिया गया है। इंडिया को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो 29A में था उसे हटा दिया गया है। सेक्शन जो था 50 में डिफाइन था उसे हटा दिया गया है। 53A को हटा दिया गया है, ठीक है। और चैप्टर 8 को पूरा हटा दिया गया है 264 से 267 तक, ठीक है। सेडिशन अभी बताई है, हटा दिया गया है। 153A हटा दिया गया है, जो सेक्शन आईपीसी का था डिलीट कर दिया गया है, मतलब उसे बीएनएस में नहीं लिखा गया, ठीक है। 136 अबेटिंग इन इंडिया, काउंटर फिटिंग आउटसाइड इंडिया, ये भी हटा दिया गया है। 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 हटा दिया गया है। ठग 310 हटा दिया गया है। 311 पनिशमेंट हटा दिया गया है। 377 अननेचुरल ऑफेंस हटा दिया गया है। 444 लॉर्किंग हाउस ट्रेसपास बाई नाइट, ये भी हटा दिया गया है। हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, ये भी हटा दिया गया है। 446 और 497 एडल्ट्री तो हटा ही दिया गया है, क्योंकि इसे कब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसे क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था। तो 497 एडल्ट्री का जो है वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच चार्टर एक्ट द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ब्रिटिश इंडिया में चार्टर एक्ट 1833 से अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच सेक्शन ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 अ लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। तो किस सेक्शन के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के किस सेक्शन के द्वारा अपॉइंट किया गया था लॉ कमीशन, तो सेक्शन 40 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वर
देयर इन द फर्स्ट लॉ कमीशन, कितने लोग थे फर्स्ट लॉ कमीशन में? तो 4 लोग थे, 4 लोग, जिसमें एक चेयरमैन और 3 मेंबर थे, ठीक है। और चारों का नाम यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं, मैकलॉड मैकलॉड एडरसन, मिलेट और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये क्या हो रहा है यार? हम्म हु वर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन? तो कौन कौन थे मेंबर? मैकलॉड एडरसन और मिलेट थे, और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले क्या थे? चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो वो मेंबर नहीं थे, चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट डी, मतलब इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल 4 लोग थे, जिसमें थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, मतलब लॉर्ड मैकाले जो थे वो चेयरपर्सन थे, और 3 मेंबर थे, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन? तो आप लोग बताइए, ठीक है। हाउ मेनी इंडियंस वाज और वर एम्प्लॉयड इन द लॉ कमीशन, कितने लोग एम्प्लॉयड थे बताइए? तो एक भी लोग नहीं थे उसमें, लॉ कमीशन में, ठीक है। द मैक्सिम एक्टस रियस मीन्स, तो ये आप लोग ही बताइए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में एक वीडियो अपलोड किए थे, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आंसर आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। मैक्सिम मेंस रिया तो जानते ही हैं, गिल्टी माइंड और गिल्टी इंटेंशन दोनों का मतलब एक ही होता है, मेंस रिया का मतलब। मैक्सिम एक्टस नॉन फैक्सिट्रियम नीसीमेंट सिट्रिया, ये भी बता चुके हैं, देयर इज नो क्राइम विदाउट एन एविल माइंड, ठीक है। द मैक्सिम एक्टस मी एक्टस मैक्सिम एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट ईस्ट म्यूम म्यूज एक्टस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑफेंडर्स एक्ट मस्ट बी वॉल्यूंटरी, इफ नॉट देयर इज नो लाइबिलिटी। मतलब अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो वॉल्यूंटरी करे, स्वेच्छा से करे, ठीक है, नहीं तो उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेंस रिया इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस? किस किस केस में बताया गया था कि मेंस रिया जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो सेराज वर्सेस डी रटजन में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो आर वर्सेस टॉल्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस स्टीफन इज रिलेटेड टू विच केस? तो आर वर्सेस टॉल्सन से ही, ठीक है। इग्नोरेंसिया जुरिस मिन नेमिनेम ignorantia juris neminem excusat is the maxim meaning, the ignorance of law is no excuse। देखिए, ignorance of fact excuse है, लेकिन ignorance of law excuse नहीं है, तो ठीक है, तो उसी ignorantia juris neminem excusat का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज रिलेटेड टू मिस्टेक ऑफ लॉ? तो रेक्स वर्सेस वैली मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सुब्बाराव इज रिलेटेड टू विच केस? तो एम एच गौर केस से रिलेटेड है जस्टिस सुब्बाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेनल कोड 1860 केम इन टू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया था? तो 1 जनवरी 1862 को फोर्स में आया था। और कब इनेक्ट हुआ था? तो अक्टूबर 6 1860। तो जो आप बेयर एक्ट में देखेंगे ना, तो वहाँ लिखा होगा 6 अक्टूबर 1860, तो वो इनेक्टमेंट डेट है, ठीक है। और फोर्स में आया था January 1 1862 को, ठीक है। नेक्स्ट, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पेनल कोड नॉट अप्लीकेबल? कहाँ अप्लीकेबल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड कन्फर्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल? तो 3 और 4, सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पेनल कोड इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इंडियन पेनल कोड अप्लाई टू द एवरी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कोड। इंडियन पेनल कोड अप्लाई टू एवरी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ये तो सही बात है ये, ठीक। मतलब सब सही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और जल्दी करना है। अन्य नेशनल ऑफ पाकिस्तान फायर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चूंकि इस पे वीडियो एक पीछे बना चुके हैं, ठीक है। ये स्पेनिश सिटीजन हु वाज रिसाइडिंग इन पेरिस इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इन कंसिक्वेंस वाज कमिटेड इन इंडिया। स्पेनिश का जो है सिटीजन है, पेरिस में रहता है, और इंस्टिगेटेड द कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंस्टिगेशन कर रहा है
जिसका कंसिक्वेंस इंडिया में है, तो क्या वो लाइबल है? तो बिल्कुल वो लाइबल है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ही इज लाइबल एज ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, A, who is a citizen of India, commits a murder in England. He is found in Indore and arrested accordingly. Where he can be tried? कहाँ ट्राइड किया जाएगा? तो जहाँ पाया गया है इंदौर में ही, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसको बड़ा कैसे करें? हाँ, ठीक। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी द इंडियन कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन? क्राइम कमिटेड बाय इंडियन इन फॉरेन कंट्री, बड़ा मोटा चलने लगा जी। अच्छा, क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर इन इंडिया, क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑन अ इंडियन शिप, तो ये तो क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर इन इंडिया, तो ये तो सब हो जाएगा लग रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ फॉरेनर स्टैब्ड बी अनदर फॉरेनर in a foreign vessel on the high seas. Both A and B were brought to Bombay for treatment where B died. A is also available available in Bombay. Which one of the following position is correct in respect of applicability of the Indian Penal Code to the trial of A? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस पे ट्रायल तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे देश का है और भारत से मतलब जो भी उस भारत का जो टेरिटरी है, टेरिटरी से बाहर कमिटमेंट हो रहा है, मतलब कोई भी एक कमीशन हो रहा है, तो वो लाइबल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, as both the deceased and accused belong to the foreign country and the occurrence of offense has taken place the high seas. हाई सीज मतलब जहां भारत का अधिकार नहीं है। आईपीसी इज नॉट अप्लीकेबल टू ए एंड हेंस ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इलाज कराने आया था ना वो। नेक्स्ट है, इंडियन पेनल कोड प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर, मतलब ही, तो ही मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर under the Indian Penal Code, a person is defined as including any company or body of person whether incorporated or not, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन पेनल कोड 1860, इंडिया मीन्स क्या हो जाएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अब तो उसको हटा दिया गया है, होल इंडिया हो गया, ठीक है ना। 2019 से आईपीसी क्या हो गया? होल इंडिया में अप्लाई हो गया। अब तो आईपीसी हट गया, बीएनएस हो गया है, तो बीएनएस क्या होगा? बीएनएस होल इंडिया में अप्लाई होगा। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड? तो सेक्शन 21 में, ठीक है। 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? 21 में पब्लिक सर्वेंट है, तो कोई पूछ रहा है कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है? तो कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी एयरफोर्स, नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट तो भाई एयरफोर्स वाला तो होगा ही, आर्बिट्रेटर होगा ही, ऑफिसर हु इज वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज एम्पावर्ड प्लेस कीप, ये भी होगा। एन एडवोकेट हु प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक सर्वेंट? तो चीफ मिनिस्टर होंगे, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर होंगे, सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं होगा, ठीक है। It was held that a chief minister or minister is in a pay of government and therefore public servant within the meaning of section 21(2) of IPC in case, किस केस में बोला गया था कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाते हैं वो सेक्शन 21 के 2 में, आईपीसी के सेक्शन 21 के 2 में पब्लिक सर्वेंट है। किस में बोला गया था? तो करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द कोड? द एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑपरेशन ऑफ आईपीसी, ये भी आप लोग बताइए, अभी बताए हैं ऊपर। चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर, चैप्टर 2
किसके बारे में जिक्र करता है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी 1860 प्रोवाइड्स फॉर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो सेक्शन 53 जो है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 54 और 55 दोनों कम्यूटेशन का बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द कार्डिनल प्रिंसिपल एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिट रिया। तो राइट आंसर, मेंस रिया इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी ए क्राइम विदाउट मेंस रिया। तो ये तो सही है, ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन लॉ इम्प्लाइज, ये नहीं। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस और मेंस रिया, ये भी तो सही लग रहा है जी। मेंस रिया इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट मेंस रिया। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो ये तो सी नंबर सही लग रहा है जी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड क्राइम as an act committed or omitted in violation of the public law, either forbidding or commanding it। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक स्टोन, वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। इस नाम से याद रखिएगा, वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ किसने बोला था? तो ब्लैक स्टोन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी 1860 हैज फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। तो सेक्शन 56 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट के बारे में जिक्र करता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर में बी लाइबल विल बी। तो राइट, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। मतलब अगर कहीं अमाउंट फाइन वाला जिक्र नहीं किया गया कितना फाइन लगेगा, तो कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो कितना भी अनलिमिटेड लगा सकती है, लेकिन एक्सेसिव नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो 5 लाख का व्यक्ति है उसे 5 करोड़ फाइन लग गया, या 2 रुपये उसके पास है ही नहीं, 4 रुपये उसे फाइन लग गया। तो ऐसा नहीं है, वो उतना ही फाइन लगेगा जितना वो दे सके, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन जिक्र करता है? तो सेक्शन 63 सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में जिक्र करता है, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी। और बीएनएस का कौन सा है? तो बीएनएस का 8 का 1 है, सेक्शन 8 का 1 है बीएनएस का, जो अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में जिक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑर्डर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed। कह रहा है कि the term for which court directs the offender to imprisonment in default of payment fine shall not exceed। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4। मतलब अगर किसी में फाइन है तो कितना पनिशमेंट हो सकता है, अगर फाइन के लिए वो डिफॉल्ट करता है तो उसका 1/4 जितना भी पनिशमेंट है। मान लीजिए कि 2 साल पनिशमेंट है उसमें और प्लस फाइन लगा है, तो 2 साल मतलब 12 दूनी 24 मंथ, 24 मंथ का 1/4, तो 4 × 6 = 24, 6। तो 6 मंथ, अधिकतम 6 मंथ तक ही उसको फाइन के लिए सजा हो सकती है, ठीक है। और ये किस में बात किया गया है? 65 में, सेक्शन 65 में आईपीसी के, ठीक है। आईपीसी के 65 में और बीएनएस के 8 के 3 में है। बीएनएस के 8 के 3 में है कि कितना लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। कि मतलब लिमिट लगाता है, सेक्शन कौन सा? 60, सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, या कह सकते हैं बीएनएस का 8 का 3 जो है लिमिट लगाता है कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, फाइन नहीं भरता है, तो कितना पनिशमेंट होगा। तो वो बताता है कितना? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in case of an offense punishable with fine only, imprisonment for non payment of fine हैज टू बी सिंपल। ठीक है, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर कोई फाइन नहीं भरता है तो कैसा इम्प्रीजमेंट मिलेगा, तो सिंपल इम्प्रीजमेंट, रिग्रेस नहीं। ठीक है, सिंपल। ठीक, और किस में ये बताया गया है, 67 में, आईपीसी के सेक्शन 67 में और बीएनएस के सेक्शन 8 के 5 में है। ठीक है, बीएनएस के सेक्शन 8 के 5 में, 8 के 5 में बताता है क्या है, इम्प्रीजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन ओनली। ठीक है, तो देखिए कितना इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, तो अगर मान लीजिए कि फाइन 50 रुपये तक, हम अगर फाइन 50 रुपये तक लगा है तो उसको इम्प्रीजनमेंट 2 मंथ का होगा। ठीक है, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं, अगर वो 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में अगर उस पर एथी लगता है, फाइन लगता है, तो 4 मंथ से ज़्यादा नहीं, 4 मंथ से ज़्यादा नहीं सजा होगी। अगर 100 रुपये से ऊपर, मतलब कोई भी अमाउंट अगर लगता है तो 6 मंथ से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो देखिए 50 रुपये है तो उसको 2 मंथ, 100 रुपये मतलब 50 से 100 रुपये, 100 रुपये से नीचे तो 4 मंथ, और 100 रुपये से ऊपर कितना भी अगर, अरे तेरी क्या, हाँ चला गया भाई, सॉरी यार दोस्तों। तो देखिए 50 रुपये फाइन, तो कितना मंथ, 2 मंथ, अधिकतम 2 मंथ। 50 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये से नीचे, 50 रुपये से ऊपर फाइन तो अधिकतम 4 मंथ। और अगर 100 रुपये से ऊपर कितना भी अगर फाइन लगा है, अगर वो फाइन नहीं भरता है तो 6 मंथ से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और कौन बताता है ये, सेक्शन 67, सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी। और बीएनएस का कौन सा, 8 का 5, बीएनएस का 8 का 5 ये बताता है क्या, इम्प्रीजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन ओनली, सिर्फ अगर ऐसा। और ये किसका 67 किस चीज़ का बात करता है, तो सिर्फ उसमें फाइन ही सजा हो, ये नहीं कि उसमें पनिशमेंट कोई हो। इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट के तौर पे फाइन ही होना चाहिए। उसके लिए ये लागू होता है कि 50 रुपये अगर फाइन लगा है तो 2 मंथ तक सजा, 100 रुपये तक अगर फाइन लगा है, 50 रुपये 100 से नीचे तो 4 मंथ, और अगर कोई भी फाइन लगा है 100 रुपये से ऊपर तो अधिकतम 6 मंथ तक ही उसको सजा दिया जा सकता है, अगर फाइन नहीं भरता है तो। ठीक है, 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट दैट कैन बी अवार्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if an offender is sentenced to an imprisonment for a term exceeding 1 year, the term of solitary confinement shall not exceed, राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ। नेक्स्ट, in case of imprisonment of non payment of fine, if a part of a fine is paid, such sentence, देखिए कुछ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इफ पार्ट ऑफ फाइन इज पेड, कुछ पार्ट उसका पेड किया गया है, ठीक है ना, तो भाई कुछ पार्ट पेड किया गया है तो कुछ ही हिस्सा उसका वो इम्प्रीजनमेंट होगा। ठीक है, शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, हाँ तो यही तो सही है, शैल नॉट रिड्यूस, तो ये तो गलत है भाई, जितना पैसा वो जमा कर दिया उसी के हिसाब से उसका पनिशमेंट कम हो जाएगा, तो शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनली। ठीक है, शैल बी रिड्यूस सब्जेक्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, क्वांटम ऑफ रिडक्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ए। ठीक है ना, शैल बी रिड्यूज प्रोपोर्शनेटली, जितना पैसा जमा किया उसी के हिसाब से। मान लीजिए कि जैसे 50 रुपये उस पर फाइन लगा, तो 50 रुपये से नीचे तक का 2 मंथ है, 50 रुपये से ऊपर तक का या 50 रुपये से स्टार्टिंग हो तो 4 मंथ, तो 4 मंथ इसको सजा हो गया। ठीक, अब मान लीजिए वो 25 रुपये दे देता है तो 4 मंथ सजा अब सिर्फ 2 मंथ का रह जाएगा। अगर मान लीजिए 2 मंथ वो काट चुका है और 25 रुपये पैसा, 25 रुपये दे भी दिया, 25 रुपये दे दिया, 2 मंथ काट चुका है, तो जैसे वो पैसा दिया है वैसे वो बरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा उसको जेल से भाई। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अंडर under section 67 of IPC 1860, if the offence is punishable with the fine only and the accused has been awarded with 500 rupees fine, then पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट शैल बी, तो इसका आंसर आप लोग स्वयं बताइएगा। ठीक है ना, देखिए डू लिखे हैं, मतलब डू योर सेल्फ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, ए इज सेंटेंस, बड़ा लंबा है जी। चलिए इसका भी आंसर स्टॉप करके पढ़ लीजिए, आप पढ़ के इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग कैन द इम्प्रीजनमेंट बी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ IPC 1860 इफ फाइन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। देखिए 10,000 रुपीज अगर फाइन मारा गया है तो कितने मंथ की सजा होगी। अगर सिर्फ उसमें फाइन है, सजा सिर्फ फाइन है, तो कितने मंथ की सजा होगी इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट, भाई पानी पी ले यार, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, लॉन्ग वीडियो होगा, धैर्य बनाए रखें। जिनको तेजी में देखना है भाई 1.5 या 2 में करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो द इम्प्रीजनमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 67, और जो लोग नया पढ़ना चाहते हैं 8 का 5, ठीक है, समझ के चलेंगे 8 का 5, अब बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए 8 का 5। तो अंडर सेक्शन 67 IPC तो क्या होगा, सिंपल इम्प्रीजनमेंट, मतलब अगर 67 में फाइन जो है सिर्फ फाइन पनिशमेंट है, अगर वो फाइन नहीं भरता है तो उसका कैसा उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो सिंपल पनिशमेंट। नेक्स्ट, द इम्प्रीजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट। Imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever that fine is either unpaid or levied by the process of law. Whenever that fine is either paid or levied by process of circumstances. Whenever that fine is either paid by levied by process of law. Whenever that fine is either paid or levied by process of law. राइट आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ पनिशमेंट, limit of punishment for offense made of several offenses has been given in, तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 71, ठीक है ना, सेक्शन 71। अगर जिनको BNS देखना है तो सेक्शन 9, ठीक है ना, सेक्शन 9 BNS का सेक्शन 9, ठीक है। नेक्स्ट, solitary confinement अंडर सेक्शन 73 ऑफ IPC 1860 अप्लाइज ओनली। solitary confinement किस पे अप्लाइज होगा, तो रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट पे, है ना, और हैज नॉट बीन एबोलिश्ड इन इंडिया। हाँ, ये भी आंसर होगा क्या, सी होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। सोल्टरी कॉन्फाइनमेंट सेक्शन 73 ऑफ IPC, और इसमें किस में है, 11 में, सेक्शन 11 में, BNS के सेक्शन 11 में है, ठीक है ना, सोल्टरी कन्फाइनमेंट, ठीक। और सोल्टरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, तो यार बंद घर में, जिस बंद कमरे में रखना है जिसमें ना धूप जाए ना हवा जाए, ठीक है ना, मैंने हवा तो ऑक्सीजन तो जाइबे करेगा, मतलब एकदम एकांत में आपको रखा जाता है, ठीक है, जिसमें धूप वूप रोशनी नहीं जाती है, ठीक है, उस टाइप से, उसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 73 अभी BNS नहीं होगा यार यहाँ, ठीक है, IPC समझिएगा, BNS तो यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है ना, सेक्शन 11 हो जाएगा BNS का, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 73 ऑफ IPC while executing a sentence of solitary confinement, such confinement must not exceed 14 days at a time, ठीक है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि अंडर सेक्शन 73 ऑफ IPC एक्सिक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट पे अगर किसी को रखा जाता है तो सच कन्फाइनमेंट नॉट एक्सीड द 14 डेज अ टाइम, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा उसको अंधेरे में नहीं, अब पता चला कि हम अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में उसको रख रहे हैं जहाँ रोशनी रोशनी पहुँच ही नहीं रहा है, 14 दिन से ज़्यादा उसको पता चला उसी में मर आ गया, उसी में मर मुरा आ गया ससुरा, तो उसको क्या 14 दिन से ज़्यादा नहीं, 14 दिन के बाद से फिर से उसे बाहर रखा जाएगा, फिर 14 दिन अंदर रखा जाएगा, फिर कुछ दिन बाहर रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। ये किस कौन बात करता है, तो सेक्शन 74 बात करता है, क्या बात करता है, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 74 ऑफ IPC, और BNS का जो है 12, BNS का सेक्शन 12 जो है किसका बात करता है, लिमिट का,
ठीक है, तो याद रखिएगा। सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट बताता है कि आपको 14 दिन या 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है, तो इसमें भी थोड़ा सा वो है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए 14 दिन से उसको ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर सज़ा 3 मंथ की सज़ा है, तो 3 मंथ की अगर उसको सज़ा मिल रही है तो नॉट मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ज़्यादा नहीं उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। अगर 3 मंथ या उससे ज़्यादा की उसको सज़ा होती है, 3 मंथ या उससे ज़्यादा की, तो 7 दिन से ज़्यादा उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। कौन कहता है ये? सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। आई BNS का कौन सा? सेक्शन 12। BNS का सेक्शन 12 बात करता है सोलिटरी कन्फाइन लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है ना। ऐसे IPC का 74, तो ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट हैज बीन गिवन इन विच सेक्शन? तो ये आप लोग बताइए, अभी बताए हैं। ये क्या भैया? हाँ, इनहेंस्ड इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 75 ऑफ IPC, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसमें क्या बताए हैं लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कि चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 75 ऑफ IPC, ठीक है ना। इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, तो इसमें है क्या? तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पनिशमेंट किए तो कुछ और सजा मिला, जब सेकेंड किए तो कुछ और मिला, ठीक है ना। इसमें ये है कि अगर आप चैप्टर IPC का चैप्टर चैप्टर कौन सा चैप्टर भाई, इसमें थोड़ा सा वो कर लें पतला। हाँ, IPC का चैप्टर बहुत मोटा हो गया। हाँ, अरे दादा, IPC का अगर चैप्टर 12, ठीक, या चैप्टर 17 में अगर कोई आप ऑफेंस करते हैं, पहली बार ऑफेंस करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 12 जो है क्वाइन से रिलेटेड, क्वाइन और स्टाम्प से रिलेटेड है। अगर कोई पनिश क्राइम कर रहे हैं, और चैप्टर 17 में क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम है, ठीक है ना। तो इस क्वाइन या स्टाम्प से रिलेटेड 12 बात करता है, और 17 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर कोई क्राइम आप करते हैं, तो पहली बार क्राइम करेंगे तो पनिशमेंट 3 इयर्स और या उससे ऊपर, 3 इयर्स या अपवार्ड, ठीक है ना, 3 साल तक की सजा। अगर इसको आप दोबारा कमिट करते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 10 इयर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे ही बोलते हैं इनहेंस पनिशमेंट, ठीक है ना। कौन बात करता है? तो 75, ठीक है। चलिए, under section 75, whoever having been convicted by court in India of an offence punishable under chapter 12 and chapter 17 of the code shall be subject to such subsequent for, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? imprisonment for life, imprisonment for either description for a term may extend to 10 years either year be। अरे अभी तो बताए हैं सेक्शन 67 जो, ये सेक्शन 67 तो था नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चैप्टर 12 अभी जो बताए हैं सेक्शन 67 नहीं, इसके बारे में जो बताए हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। तो चलिए बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन रेस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? किस केस में बताया गया था कि डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 वाले केस में, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, which among the following was the first case before the Supreme Court of India were constitutionally of death conस्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी वाज चैलेंज, मतलब किस केस में डेथ पेनाल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की वैलिडिटी जांच की गई थी? तो राइट आंसर जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1972। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ इज प्रोवाइडेड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। और बीएनएस के कौन सी में है? 14 में है। ठीक है ना, बीएनएस के सेक्शन 14 में है। नेक्स्ट, अ सोल्जर फायर ऑन अ मोब order of his superior officer in conformity with the commands of law, A has committed no offense under which section? तो आप लोग बताइए किस सेक्शन के अंडर जो है वो लाइबल नहीं है। नेक्स्ट, बी अ म्युनिसिपल बी नहीं अ म्युनिसिपल ऑफिसर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिमोलिश द रॉन्ग कंस्ट्रक्ट साइट बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, बी या ए। एक म्युनिसिपल ऑफिसर है जो एक रॉन्ग कंस्ट्रक्ट साइट को जो है गिरा रहा है, जैसे अभी जेसीबी वाला काम चल रहा है ना, वो वही अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी इज नॉट इंटाइटल टू गेट डिफेंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन क्या, बी ए म्युनिसिपल ऑफिसर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिमोलिश द रॉन्ग कंस्ट्रक्ट साइट बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, तो बी इज नॉट लाइबल। ठीक है ना, वो लाइबल नहीं है। और वो किसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा? सेक्शन 76 में। सॉरी, पानी भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द following are essential of defense of mistake of fact provided in section 76 of IPC। आप लोग खुद करिए। और 76 मतलब सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, ये भी आप लोग खुद करिए। ठीक है ना, स्टॉप करके और इसका आंसर बताएंगे लोग। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज कीजिए क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक, स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनी एक्ट इज जस्टिफिएबल इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। और ये बीएनएस में सेक्शन 16 में है। ठीक है ना, सेक्शन 16 में बीएनएस के है। एनी एक्ट जस्टिफिएबल इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। जैसे इसी में जल्लाद जो है प्रोटेक्ट होता है, जैसे फांसी की सजा वही देता है ना, वो फंदे पे वही लटकाता है जल्लाद। ठीक है, तो वो किस में प्रोटेक्टेड है? सेक्शन 78 में। ठीक, नेक्स्ट, एनी एक्ट इज जस्टिफिएबल इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज प्रोवाइडेड, अरे वही सेम हो गया। ए बबुआ, an act which is done by a judge when acting judicially in exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law, then act of judge, act of judge क्या हो जाएगा? नॉट ऑफेंस। ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आईपीसी 1860, एन एक्ट डन pursuant to judgment or order of the court has been described in which section? बताइए, अभी तो बताए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन, ये भी 79 आप लोग भी बताएंगे। और आईपीसी का ये सेक्शन 17 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
A CZ commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murder in fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authority. A has committed an offense, though it may turn out Z was acting in self-defense. A has committed no offense, though it may turn out Y was acting in self-defense. A has committed no offense, though it may turn out that was acting in self-defense. A has committed an offense, though it may turn out Y was acting in self-defense. बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में. An accident in doing a lawful act has been provided in which section of IPC? तो सेक्शन 80. ठीक है. एन एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. ठीक है, तो एक्सीडेंट किस में है? सेक्शन 80 में. और बीएनएस के किस सेक्शन में है? 18 में. ठीक है, 80 और 18, 18 18 80 18 ऐसे याद करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी. इसका आंसर आप लोग खुद बताइए. ठीक है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है? द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80. वही 80 और बीएनएस का सेक्शन 18. चूज द इनकरेक्ट आंसर. तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये चूज करिए आप लोग और बताइए आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, nothing is an offense provided in section 80 of IPC which is done by misfortune, accident. ए और बी दोनों. देखिए, मिसफॉर्च्यून और एक्सीडेंट दोनों हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी 1860. पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट पिक कीजिए. द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इज नॉन the wrongdoer to be likely to cause harm but it is done without any criminal intention to cause harm. ठीक है, सही है. the act must have been done in good faith. Act must have been done for the purpose of preventing or avoiding the other harm to a person or property. Act one must be one done neither with intention to cause harm or nor with the knowledge of the harm. आंसर यही डी हो जाएगा. गलत है. Which one of the following conclusion can be drawn from de minimis non curat less? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. ट्रिफलिंग एक्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. मतलब कोर्ट तुच्छ एक्ट को कंसाइडर नहीं करती है. ठीक है ना. डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का मतलब कोर्ट तुच्छ मतलब छोटी चीज़ों को कंसाइडर नहीं करती है. ठीक है ना. सेक्शन 80 सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी 1860 इनुंशिएट्स तो अ कंक्लूसिव और रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आईपीसी 1860 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी? चाइल्ड बिलो द 7 years ऑफ एज. सही है. अ मेजर कमिटिंग थेफ्ट विद हेल्प ऑफ चाइल्ड बिलो द 7 years. ना ना ना, ये हो जाएगा आंसर ए. ठीक है, आंसर डी. ए और सी. अरे सी तो हम पढ़े ही नहीं. अ चाइल्ड ऑफ 11 years नॉट हैविंग इनफ मेजोरिटी टू क्राइम. हाँ, तो ए और सी दोनों हो जाएगा. ठीक है, पढ़े ही नहीं थे. डॉली इनकैपेक्स इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years इज प्रिजम्पशन जूरिस एट डिजोरे प्रिजम्पशन जूरिस परमिसिव प्रिजम्पशन ह्यूमनिस वेल जुडिसिस. डॉली इन कैपेक्स इन केस ऑफ चाइल्ड 7 years ऑफ एज. तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, चलिए बता ही देते हैं. इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The following are the ingredient of the section 83 of IPC 1860. Choose the incorrect answer. तो 83 जिसमें लड़कवा जो है कितना 7 से ऊपर और 12 से नीचे रहता है, जो क्राइम कमिट करता है। तो एन एक्ट डन बाई अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स बट अंडर 15 ईयर्स नहीं होगा। एन अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स बिलो जो 12 ईयर्स, तो यही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बा ये हो जाएगा 15 ईयर। गलती है, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। अच्छा इनकरेक्ट, ओ हो इनकरेक्ट तो हईले है हई। ठीक है, आंसर ये है। ठीक है ना, 83 में क्या है, लड़कवा कितना दिन का होना चाहिए, 7 साल से ऊपर 12 साल से नीचे। ठीक है ना, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये होगा। नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी तो मैकनॉटन की रूल, ठीक है ना, में दिया गया था। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। अब आप कमेंट में बताइए कि इंसैनिटी किस सेक्शन में है। ठीक है ना, इंसैनिटी का सेक्शन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्म्ड। भाई जब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, ये नहीं है। परफॉर्म्ड एज ऑपरेशन विद कंसेंट ऑफ पेशेंट, द पेशेंट डाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द लाइबिलिटी। भाई जब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड है ही नहीं, तो भाई वो तो लाइबल है ही। वॉलेंटी नॉट फिन टू इंजुरिया इज कंप्लीटेड डिफेंस, ही हैज़ नो इंटेंशन टू किल, होगा ही नहीं। ही हैज़ ईदर डन सिमिलर ऑपरेशन विद द सक्सेस, उससे मतलब नहीं है। एज ही इज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड अनस्किल्ड, द प्ली ऑफ कंसेंट एंड गुड फेथ विल नॉट बी अवेलेबल। सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। When the it, act in itself is wrongful, the defense of mistake of fact cannot be availed. It was held in English case, तो आर वर्सेस प्रिंस में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस ऑफ इट्स बीइंग डन विद the knowledge of that it likely to cause harm faith under this संहिता। संहिता नहीं होगा यहाँ, under this code without an criminal intention and in good faith under the IPC। तो क्या होगा राइट आंसर, डू योर सेल्फ, स्वयं कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 84 ऑफ IPC 1860 a person is exonerated from the liability of doing an act on the ground of unsoundness of mind। राइट आंसर क्या हो जाएगा, unsoundness of mind एट द टाइम ऑफ डूइंग। ठीक है ना, जब वो कर रहा है क्राइम तभी वो अनसाउंड हो। ठीक है ना, 84 सेक्शन 84। और BNS का कौन सा, BNS का 22। ठीक है ना, BNS का सेक्शन 22 बात करता है, ठीक है, ऑन साउंडनेस ऑफ माइंड। चलिए थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें है क्या, 84 सेक्शन हम भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा रहता है ना कि सही बताए हैं कि नहीं। 22 में BNS का क्या था, सेक्शन 84। हाँ हाँ ठीक है, 84 जो है BNS का 22 में ही है। ठीक है ना, करेक्ट कर रहे थे अपने को। ठीक है, तो मैकनॉटन और इसी से रिलेटेड है मैकनॉटन केस। ठीक है, तो पूछ सकता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन इज exonerated from the liability of doing an act on the ground of unsoundness of mind if he is either incapable of knowing provided in section 84 of IPC। स्वयं आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग जनरल एक्सेप्शन अंडर चैप्टर 4 ऑफ IPC 1860। तो मेरे absence of motive of crime cannot be considered legal insanity to bring case within section 84 of IPC। A person is exonerated from liability of his act on the ground of unsoundness of mind
तो इसका राइट आंसर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट। एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन is exonerated from the liability of his act provided in section 86 of IPC। माने 86, तो ये क्या हो जाएगा 24 ऑफ BNS। ठीक है ना, तो चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। एट दैट टाइम विच इंटॉक्सिकेटेड हिम एडमिनिस्टर टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग he was in such a state of intoxication that he was unable to know the nature of the act। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों, ए और बी। वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब स्वेच्छा से पियकड़ बनना माने पीना, इज नॉट एन एक्सक्यूज एज केस of provided in section 86 of IPC for delirium tremens where a specific intent to an essential element of offense। तो दोनों राइट आंसर है, ए और बी। द एक्यूज्ड विंग, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा 93 का। ठीक है, पढ़िए ध्यान से और दीजिए आंसर। नेक्स्ट। अ ड्रंकन पर्सन किल्ड हिज अंकल, it was established that he was in such a state of intoxication incapable of forming a specific intent to kill he is। तो देखिए किसी को भी मारना गलत तो है ही भाई, भले वो मर्डर नहीं है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में तो आ ही जाएगा ना। तो गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यही आंसर सही है। ठीक है ना, गिल्टी ऑफ मर्डर ना, क्योंकि भाई वो क्या है इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक इंटेंशन टू किल, इंटेंट टू किल। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85, बेनिफिट तो नहीं मिलेगा भैया, राइट आंसर ये हो जाएगा गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट। अ ड्रंकन पर्सन किल्ड हिज अंकल, चलिए ये भी आप लोग बताइएगा क्या होगा, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडियन लॉ रिलेटिंग टू ड्रंकनेस एज अ डिफेंस मे बी सम्ड अप इन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, चूज द करेक्ट आंसर। वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज, हाँ तो ये तो राइट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर। विच रिक्वायर्स द मेरे प्रेजेंस ऑफ नॉलेज एज डिस्टिंक्ट ऑफ, तो यही सही है। वॉलंटरी ड्रंकनेस इज एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज तो नहीं है भाई, राइट आंसर यही होगा। एक्चुअल नॉलेज एग्जिस्ट इन गिव्स राइज टू द एन इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो राइट आंसर ये। In case where an act is not an offense unless done with particular knowledge and intention by a person who does it in the state of intoxication shall be liable as if, तो क्या होगा भाई राइट आंसर, नॉट लाइबल, लाइबल तो होगा ही हैड द सेम नॉलेज एंड हैज ही वुड हैव इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, राइट आंसर बी। चलिए, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर amusement। This agreement implies the consent of each to suffer any harm, which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z। मान लीजिए दो लोग कोई खेल खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है, और वो खेल खेलते हैं जैसे फुटबॉल ही है, और उसमें एक मतलब बिना किसी इंटेंशन के कोई फुटबॉल मारता है, उसके जाके मुंह पे लग जाता है और उसका नाक फूट जाता है, तो क्या उसके लिए लाइबल है? नहीं। ठीक है, तो वही बात है, तो एक कमिट्स नो ऑफेंस। ठीक है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। ए वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ अ बॉय एज्ड 15 हु हैड accompanied him to a wedding party। A was drunk at the time he fired the fatal, वही मैकनोटन शायद है ना, the fatal shot when he asked the boy to step aside to enable him to, नहीं मैकनोटन नहीं है और कोई हो सकता है, enable him to occupy a convenient seat but boy did not move। in this case it was held at, तो देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 15 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो बच्चा कहीं बैठा होता है और वो व्यक्ति वहां बैठना चाहता है, तो उसे बोलता है कि तुम ये सीट छोड़ दो मैं बैठूंगा, और वो बच्चा सीट देने से मना कर देता है, इसलिए सिर्फ गोली मार देता है। तो क्या लाइबल है? तो बिल्कुल लाइबल है भाई। ए वुड बी लाइबल बिकॉज ही वॉज वॉलेंट्री ड्रंक। ए वुड नॉट बी लाइबल, तो ये तो नहीं होगा। ए वुड बी लाइबल ओनली द एक्सटेंट ऑफ ड्रंकनेस, नहीं, यही लग रहा है कि हमको सही है। हाँ, राइट आंसर ये।
if the death of a major person is caused with his consent, with which correct which is correct according to section 87 of IPC. 87 मतलब 25 ऑफ BNS, 25 ऑफ BNS, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट होगा 87 का, देख लीजिए और आप लोग का आंसर बताइए, ठीक है। Good faith within the meaning of section 88 of the IPC 1860 means good faith एन एक्ट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है ना। गुड फैथ मतलब कोई भी एक्ट ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया गया हो तभी तो गुड फैथ में होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी फाड़ रहा है चैली, और उसके अगल बगल कोई बच्चे खेल रहे हैं और वो कुल्हाड़ी निकल कर या छूट कर हाथ से बच्चों को लग जाता है, तो क्या वो लाइबल है? तो बिल्कुल लाइबल है भैया, क्योंकि उसने ड्यू केयर एंड अटेंशन किया ही नहीं। क्योंकि बच्चों को पहले हटाओ फिर कुल्हाड़ी चलाओ, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा था, ठीक है, वहाँ कोई नहीं था, अचानक कोई व्यक्ति पीछे से आता है और उसको उसके सर पे लग जाता है, तो क्या उसके लिए लाइबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं लाइबल है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू अवेल द डिफेंस ऑफ सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी क्या है? एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, ठीक है। तो उसका है ये, तो टू अवेल द डिफेंस ऑफ सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, यही सही है। एक्ट मस्ट बी डन विद कंसेंट ऑफ द सफर, विदाउट द कंसेंट एक्ट मस्ट बी नॉट बी डन इन गुड फेथ, तो सी तो होगा नहीं। एक्ट डन मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर, बेनिफिट ऑफ द अदर, तो बेनिफिट ऑफ द अदर, हाँ हाँ बेनिफिट ऑफ द अदर ही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन हु परफॉर्म्स इट, राइट आंसर तो ए होगा। एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फैथ विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, यही तो होगा, पहले ही बताए थे भाई। चलिए नेक्स्ट, ए इन गुड फैथ फॉर हिज माइनर गर्ल्स बेनिफिट विदाउट हर कंसेंट cuts her hair for surgery by the surgeon, does A is entitled to exception of 88 of IPC? A is not within the exception, A is within the exception, तो राइट आंसर ये बी है। Although A is not within the exception, he is not commit the offense, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट, अरे बाबू कहाँ है, नॉन भाग रहा। एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डाउन by consent in good faith for the person benefit is discussed under section, act not intend to cause death by consent in good faith for the purpose of, कौन सा सेक्शन होगा भाई? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 88, अभी जो पढ़े। नेक्स्ट, act done in good faith for the benefit of child of insane person or by consent of guardian is given under section, तो सेक्शन 89, सेक्शन 89 मतलब बीएनएस का कौन सा 27, बीएनएस का 27। नेक्स्ट, एक्ट डन इन गुड फैथ, गुड फैथ होगा यहाँ, फैट नहीं, गुड फैथ, FAITH, ठीक है। एक्ट डन इन गुड फैथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट इज गिवन अंडर सेक्शन, गुड फैथ में किया गया, ठीक है। अरे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, अब उससे पूछेंगे कि भैया हम तुम्हारा ये सर्जरी करें कि ना करें, या मर रहा है, करो तुम सर्जरी करो, जब तक उसके गार्जियन अगर नहीं है, गार्जियन का वेट करोगे तब तक वो मर जाएगा, तो करो सर्जरी उसका, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैं बताओ बताओ, सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, ए अ सर्जन इन गुड फैथ कम्युनिकेट्स इन अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, the patient died in consequence of the shock, A has committed no offense though he knew it to be likely that communication might cause the patient death, is illustration of Indian Penal Code 1860। 1860 का ही कौन सा इलेस्ट्रेशन है? मान लीजिए कि कोई सर्जन गुड फैथ में करता है, बताता है कि तुम अब जियोगे नहीं, और वो शौक से मर जाता है, तो राइट आंसर 93 हो जाएगा इसका, ठीक है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो वही 95,
ठीक है, सेक्शन 95। तो सेक्शन 95 बीएनएस का कौन सा है? 33, बीएनएस का 33, ठीक है। तो 95 बात किसका करता है? तो 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है, वही डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स ऊपर बताए ही थे। इसका मतलब होता है कि कोड डज नॉट कंसाइडर दिस स्लाइट हार्म, मतलब तुच्छ का, मान लो कोई चिकोटी काट लिया, तुम आ रहे हो केस कर रहे हो, मार एकदम पुलिस वुलिस बुला के लेके जा रहे हो, ठीक है, और वो तुम्हारा दोस्त ही है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो 95 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए कोर्ट छोटी मोटी चीज़ों को कंसाइडर नहीं करती हैं। नेक्स्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। थोड़ा सा इंग्लिश इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। मैंने भाई सेंस समझ में आ गया ना, 96 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बीएनएस का कौन सा हो जाएगा? 34, बीएनएस का 34। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ? कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन 100। आप किसी का डेथ भी कारित कर सकते हैं। और ये बीएनएस का कौन सा हो जाएगा? बीएनएस का 38, बीएनएस का 38। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ? मतलब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी का मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, डेथ भी कर सकते हैं, सेक्शन 100। और किस पर्पज के लिए? तो बॉडली, अगर कोई वो ऐसा इंजरी पहुंचा रहा है आपको, ठीक है, इसलिए। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के लिए अलग है सेक्शन, ठीक है ना। तो ये बॉडीली, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा भाई? ऐसा कुछ है तो देखिए कौन कौन सा, कब कब आप उसको डेथ कारित कर सकते हैं। तो देखिए एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मतलब उसकी कृत्य से ऐसा लग रहा है कि वो आपका मृत्यु कर देगा, आपको आपका डेथ कर देगा, आपका मर्डर कर देगा, तब आप उसका जान ले सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा कर देगा जैसे आपका आँख ही फोड़ देगा, कान ही काट लेगा भाई, ठीक है, हाथ ही काट देगा, तो आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। या कोई अगर रेप कमिट करने का प्रयास कर रहा है तो भी आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। किडनैपिंग या अबडक्शन कर रहा है गलत इंटेंशन से कि आपको बेच देगा या कुछ आपके साथ गलत कर देगा, ठीक है ना, किडनैपिंग कर रहा है उस पर्पज से, तो आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। अननेचुरल लस्ट, सर्च करके देख लीजिएगा, अगर ऐसा करने का प्रयास करता है तो भी आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो भी आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। एसिड अटैक, अगर ये 2013 में जोड़ा गया है शायद, अब 2013 में कि 83 में, ऐसे कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा 1983 में या 2013। तो अगर कोई एसिड एसिड अटैक करता है तो भी आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कॉज डेथ कारित कर सकते हैं? 100, सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी और 38 ऑफ बीएनएस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रेप्स हो गया है, ग्रीवियस हर्ट होगा, ठीक है ना, रेप, किडनैपिंग और अबडक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। ए बी सी डी और ई, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये तो बता ही दिए हम। नेक्स्ट, हाँ, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल। देखिए आप अब उसका डेथ नहीं कर सकते, डेथ के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 101, ठीक है, सेक्शन 101 ऑफ आईपीसी। और बीएनएस में कौन सा? तो 39, ठीक है ना, उसमें 38 था ना, डेथ कारित कर सकते हैं, तो इसमें 39 हो जाएगा, ठीक है। तो कब, मतलब आप डेथ नहीं, कुछ और कारित करिए, डेथ नहीं कीजिए, ठीक है ना। अब कब कब, तो वो सेक्शन बताता है 101, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए कि भाई कोई आपका मोबाइल चोरी करके लेके जा रहा है, भाग रहा है, अब पब्लिक प्लेस पे आप उसको तुरंत कट्टा निकाले ठोक दिए साले को, ऐसे थोड़े ना होगा भाई। भाई पब्लिक प्लेस पे वो आपको मार थोड़े ना देगा कि आप उसका डेथ कारित करेंगे, ठीक है। आप कोई और हार्म उसको दे सकते हैं, पैर पे मार दीजिए, हाथ पे मार दीजिए, मैंने गोली नहीं मारी है भाई, उसको दौड़ा के पकड़िए, 2-4 धापड़ मारिए, ये हो सकता है, गोली नहीं मार सकते हैं, है ना। तो अदर देन, क्या कर रहा है? अदर देन डेथ, एनी हार्म कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ, तो कौन बात करता है? सेक्शन 101। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू कॉज डेथ? देखिए
कौन सा सेक्शन बात कर, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो बताइए कौन सा सेक्शन इंडियन पेनल कोड का कौन सा सेक्शन है जो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी का डेथ भी कारित कर सकते हैं। तो 103 सेक्शन 103 में डेथ कारित कर सकते हैं आप अगर उसके प्रॉपर्टी को कोई आपके प्रॉपर्टी को कोई इंजरी पहुंचा रहा है तो। और बीएनएस का 41, ठीक है ना, बीएनएस का 41 सेक्शन बताता है कि आप किसी का डेथ कारित कर सकते हैं। तो विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, तो 103, ठीक है। कब आप डेथ कारित कर सकते हैं, वो रोबरी कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट एंड मिसचिफ बाय फायर, थेफ्ट। अब मान लीजिए आगे लगा दिया और उसमें आपका कोई मूल्यवान वस्तु, जानवर या व्यक्ति मर गए जल के, तो भी आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास कोई करता है, ठीक है ना। और ये कार्य करते समय वो लगे कि एप्रीहेंशन डेट ग्रीवियस हर्ट और डेथ, मतलब उसके कार्य द्वारा, मतलब हाउस ब्रेकिंग मतलब घर तोड़ रहा है, घर के गिरने से आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, या चोरी करने आया पिस्टल लिया हुआ है एकदम, ठीक है ना, तो जिससे लग रहा है कि वो आपको गोली भी मार सकता है, तो आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ विच सेक्शन, तो सेक्शन 103 और 41 ऑफ बीएनएस। नेक्स्ट, which section 107 of IPC talks about the abatement of things a person abates the doing of things, तो बाई इंस्टिगेशन, कंस्पाइरेसी, बाई एड, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। 107 किसका बात करता है, अबेटमेंट का बात करता है, ठीक है, अबेटमेंट का बात करता है। नेक्स्ट, एम्पेरर वर्सेस उमी केस इज रिलेटेड टू, तो अबेटमेंट बाई एड, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, तो भाई 108 नहीं 109, ठीक है ना, 109, ठीक है, क्योंकि 107 में अबेटमेंट है। देखिए हमने 108 इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ज़्यादातर बच्चे 108 मार देते हैं, क्योंकि 107 में क्या है, अबेटमेंट। 109 वो समझते हैं कि 108 में क्या होगा, पनिशमेंट, लेकिन नहीं, 109 में पनिशमेंट है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड रेटिंग 60 डिफाइंस द कंस्पायरेसी, तो 120 ए में कंस्पायरेसी डिफाइन है, और 100 ई कदी गड़बड़ा रहा है क्या, 120 होगा, ठीक है ना, यहाँ गलती हो गया है, गलती नहीं गालता हो गया है, 120 ए। रुकिए वेरीफाई भी कर लें भाई, गलती नहीं बता सकते ना। 120 ए क्रिमिनल कंस्पाइरेसी, ठीक है ना, तो 120 ए हो जाएगा, नहीं गलती हो गया था। और इसका पनिशमेंट किस में होगा, तो 120 के बी में, ठीक है, 120 के बी में पनिशमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोवाइड्स द पनिशमेंट ऑफ कंस्पायरेसी, तो अब देखिए सेक्शन 120 बी, अभी बताए थे, आ गया क्वेश्चन। Which section of Indian Penal Code talks about the waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India, तो 121 हो जाएगा क्या, अच्छा 121, देखे एकदम, तो आईपीसी का 121 तो बीएनएस का क्या होगा, तो बीएनएस का क्या होगा, 147, ठीक है, बीएनएस का हो जाएगा 147, 147, ठीक है, क्या, तो वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 टॉक्स अबाउट द असॉल्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट पर ही आप असॉल्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा 124, ठीक है, 124 है क्या, सेडिशन, 124 असॉल्ट कर रहे हैं आप प्रेसिडेंट पे, 124 क्या हो जाएगा, सेडिशन, 124 से सेडिशन, ठीक है। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली कौन सा सेक्शन है, तो 141,
अनलॉफुल असेंबली, पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली तो 143, ठीक है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सन इज रिलेटेड टू 145, ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सन 145 से रिलेटेड। रायोटिंग इज रिलेटेड टू, तो रायोटिंग किससे रिलेटेड है, 146 से। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटे से पार हो गया है। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्पायरेसी, तो 2 और मोर। कंस्पायरेसी के लिए 2 और मोर, ठीक है। डकैती के लिए 5 और मोर, ठीक है। एफ्रे के लिए 2 और मोर, ठीक है। तो चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और मोर है, अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और मोर, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 लोगों को ट्रायल लिया गया है अनलॉफुल असेंबली, जिसमें 2 एक्यूट हो गए, एक्यूटल 2 का एक्यूटल हो गया, तो क्या अन्य 3 के लिए अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल माना जाएगा? नहीं, वो भी एक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, समझाना। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू एफ्रे, एफ्रे में क्या 2 और मोर, अभी बताए थे एफ्रे, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर डकॉइट, 5 बताए थे अभी, 5 और मोर, ठीक है। पनिशमेंट फॉर रायोटिंग इज एक्सटेंड टू, पनिशमेंट रायोटिंग दंगा फैलाना 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है। पनिशमेंट फॉर रायोटिंग विद डेडली वेपन, डेडली वेपन भी 2 ईयर। देख लीजिएगा एक बार, हम इस पे कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। डेडली वेपन राइटिंग के लिए 2 ईयर्स है, तो डेडली वेपन के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना भाई, तो देख लीजिएगा। हेट स्पीच रिलेटेड टू रिलीजन इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, हेट स्पीच किस सेक्शन से रिलेटेड है ना, रिलेटेड रिलीजन है, दंगा फैलाना कौन सा सेक्शन है, तो 153, ठीक है ना। आईपीसी का 153, आईपीसी का 153, तो बीएनएस का क्या हो जाएगा 192, बीएनएस का हो जाएगा 192, ठीक है। हेट स्पीच देना 192 ऑफ बीएनएस और 153 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट दी पर्सोनेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना, घूस देना पब्लिक सर्वेंट को, 170 आईपीसी का, है ना। और बीएनएस का क्या हो जाएगा तब चलिए देख लीजिएगा बीएनएस क्या होगा, है ना, बता देखा। आईपीसी 204, ठीक है ना, बीएनएस का 204। चलिए, क्या 204, तो पब्लिक सर्वेंट को घूस देना। नेक्स्ट, एफ्रे डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, एफ्रे 159, ठीक है, एफ्रे 159। आईपीसी का क्या हो जाएगा तब 194, है ना। चलिए नेक्स्ट, चैप्टर 9A ऑफ आईपीसी रिलेटेड टू, चैप्टर 9A ऑफ आईपीसी किससे रिलेटेड है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द पर्सोनेशन एट इलेक्शन, अभी चंदा धंधा नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन के लिए पैसा देना, है ना, वोटिंग है, जैसे अभी 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे मोदी गवर्नमेंट के लिए, इसी यही सेक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन नहीं, क्यों लगेगा भाई, भाई उसी की सरकार है, तो सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द पर्सोनेशन एट इलेक्शन, तो क्या हो जाएगा 171 का डी है, 171 का 171 का डी। और किस में, बीएनएस में, किस में, बीएनएस में 172, ठीक है ना, सिर्फ 172 बीएनएस का, इसमें 171 का डी। मतलब देख लेते हैं सही आंसर बता रहे हैं कि नहीं, देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा। चलिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस इज गिवन अंडर सेक्शन, फॉल्स एविडेंस किसमें 191 में, आंसर क्या है, हाँ 191, ठीक है ना, फॉल्स एविडेंस देना, ठीक है 191। अब देख लीजिए, फॉल्स एविडेंस अगर देते हैं कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ द कोर्ट अगर फॉल्स एविडेंस देते हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा है। कितने साल, 7 साल। अगर ऐसे कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं ट्रायल के बिना, मतलब ट्रायल नहीं चल रहा हो ऐसे कभी, तो 3 साल तक की सज़ा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। द गिविंग फॉल्स एविडेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 191, ठीक है। फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस द पनिशमेंट इज एक्सटेंड टू 7 ईयर्स 3 ईयर्स, ठीक है। 7 ईयर्स कब, जब ड्यूरिंग ट्रायल आप दे रहे हैं कोर्ट में, अच्छा है, आपका एविडेंस कोर्ट पर्पज के लिए
मतलब कोर्ट पर्पज के लिए आपका एविडेंस लिया गया है और आप फाल्स एविडेंस दिए हैं तो 7 साल, ऐसे लिया गया है तो 3 साल। नेक्स्ट, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फाल्स एविडेंस विद इन 10 टू प्रोक्योर, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फाल्स एविडेंस विद इन द, यहाँ गड़बड़ा गया है भाई, कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस इज गिवन अंडर सेक्शन, ठीक है ना, जैसे कैपिटल कैपिटल पनिश ऑफेंस, कैपिटल ऑफेंस, जैसे मान लीजिए आप कोई फाल्स एविडेंस दिए और उसके उसके बिहाफ पे कैपिटल ऑफेंस हो गया, मतलब कैपिटल ऑफेंस के लिए दे रहे हैं तो वो किस सेक्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाए 194, ठीक है ना, 194 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, मतलब साक्ष्य छुपाना, मतलब एविडेंस को छुपाना, साक्ष्य मतलब एविडेंस, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू ए स्क्रीन ऑफेंडर इज डिस्कस्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 201, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द हार्बरिंग ऑफेंडर, तो 212, ठीक है ना, हार्बरिंग ऑफेंडर, मतलब हार्बरिंग ऑफेंडर मतलब पनाह देना, आश्रय देना किसी ऑफेंडर को, मतलब किसी क्रिमिनल को आश्रय देना, किसमें आ जाएगा 212 में, देखिए 212, ठीक है ना। अच्छा, वाइफ हार्बर नहीं है, किस में बताया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी बताया गया था कि वाइफ इज नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 212 ऑफ हार्बरिंग ऑफेंडर, है ना, फॉर द हार्बरिंग ऑफेंडर, विच सेक्शन ऑफ which in which case the Supreme Court held that wife is not liable under section 212 of the harboring offender, तो अभी बताए ही हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगेगा 228, है ना, सेक्शन 228। नेक्स्ट, सेक्शन 228 of Indian Penal Code related to publication of identification of rape victim was inserted by ... in IPC, तो राइट आंसर है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट है, यहाँ ब्रैकेट रहेगा ना, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1983, देखिए। अच्छा, तो ये दोनों क्या है, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना, इसी में 228 में अमेंडमेंट हुआ है 2013 और 15 में, लेकिन कब इंसर्ट कब किया गया था, तो 1983 में, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ए। A instigate B to cause grievous hurt to X in the consequence of instigation, B cause grievous hurt to X, X dies in consequence, A is guilty of, देखिए ए किसी को चढ़ाता है, जानते रहिए फलाना में तुम्हारा तोरा बारे में है तरिए कहतल, तोरा के मारे कहतल, चढ़ा दिए, वो जाके ससुरा ठोक दिया उसको, ठोकने से मृत्यु हो गई, मतलब मार दिया, खत्म हो गया, तो किसके लिए ए इज गिल्टी ऑफ, तो ए किसके लिए गिल्टी है, किसके लिए भाई, बी जिसके लिए लाइबल होगा उसी के लिए, तो बी ने इसको मारा है, बी ने एक्स को मारा है, तो किसके लिए बी लाइबल है, मर्डर के लिए, तो ए भी किसके लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए, तो मर्डर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट ऑफ इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ, यही आंसर होगा, देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए कॉजेज जेड, A causes Z to go within a walled space and lock Z in. Z is thus prevent from the proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A has committed offense of, देखिए A मान लो Z को बंद कर देता है किसी कमरे में, तो A किसके लिए लाइबल होगा, भाई वो क्या रंगफुल कन्फाइनमेंट, रंगफुल रेस्टोरेंट होगा यार, हाँ देखिए रंगफुल कन्फाइनमेंट ही हुआ है ना, रंगफुल कन्फाइनमेंट, तो ये देख लीजिएगा रंगफुल रेस्टोरेंट कब होता है, रंगफुल कन्फाइनमेंट कब होता है, कन्फाइनमेंट मतलब बंद कर देना, रेस्टोरेंट मतलब रोक देना, तो ये सब मतलब हम ऐसे ही समझाए हैं, आप लोग मतलब समझ लीजिएगा। Whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has commits the राइट टू प्रोसीड ऑफेंस ऑफ whoever voluntarily obstruct, देखिए obstruct मतलब रेस्ट्रेंट है ना, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो जाएगा क्या,
हाँ, देखे मतलब किसी को बाधा मतलब रुकावट डाल देना, ठीक है? तो रंगपुर रेस्टोरेंट हो गया। किसी को बंद कमरे में बंद कर देना कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग या कोई भी काम में न जा पाए, तो वो रंगफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा ना। Whoever assault or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with under section 356 of IPC। तो क्या होगा भैया? आंसर डी होगा। मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा और डी को समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स एक्स इंस्टिगेट वाई टू कमिट मर्डर ऑफ जेड। एक्स वाई को चढ़ाता है कि जेड का मर्डर कर दो। वाई इन कंसिक्वेंस स्टैब्स जेड बट जेड सर्वाइव द वाउंड। एक्स इज गिल्टी ऑफ। तो एक्स इसके लिए, तो देखिए वाई जेड को मारता है, ठीक है ना। वाई कॉन्सिक्वेंस स्टेप्स जेड, ठीक है ना। तो वाई जिसके लिए लाइबल होगा ना, उसी के लिए एक्स भी लाइबल होगा, क्योंकि एक्स ही तो वाई को चढ़ा रहा है मारने के लिए। दैट्स वाई, है ना। मर्डर प्रोवाइडेड, नहीं मर्डर तो नहीं होगा, क्योंकि भाई सर्वाइव द वाउंड, सर्वाइव्स द वाउंड, है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अबेटमेंट ऑफ मर्डर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 307, है ना, क्योंकि बच गया भाई, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा ना। मतलब अबेटमेंट, जैसे अरे उकसाना, मारने के लिए, हत्या के लिए प्रेरित करना। द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज कंसर्न्ड विथ द कैपिटल पनिशमेंट, है ना, कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो कैपिटल पनिशमेंट से कौन कौन सा केस रिलेटेड है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आर वर्सेस गोविंदा 1876 में डिफरेंस बताया गया था कौन सी, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है। और एक और मान लीजिए कि जैसे क्या, अरे बहुत सारा केस था। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही बताया गया था क्या, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने इमर्ज किया था क्या, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है, ठीक है, उसको इमर्ज किया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, छींक आ रहा है। अरे बाप रे। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वॉइस कम कर लीजिएगा। The right of private defense of body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as such apprehension continues. This observation was made by the Supreme Court in मतलब किस केस में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 में। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग in which among the following cases has the Supreme Court held that brutality is inbuilt in every murder, but in case of every murder death sentence is not imposed? तो प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर 2004 में ये बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, for what Govinda the accused in famous case R versus Govinda was punished? गोविंदा किस चीज के लिए पनिश्ड किया गया था? तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू live with human dignity does not include right to terminate natural life was held in। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अच्छा, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया था? तो इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है उसका डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए अभी हम बताए हैं कि बच्चन सिंह में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का उद्घाटन हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब फ्रेमवर्क
तैयार किया गया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का, ठीक है ना। तो ये तो इसका राइट आंसर, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ। तो किसमें बोला गया था, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। नेक्स्ट, नेम ऑफ द जजमेंट इन विच द सुप्रीम कोर्ट इन्यूमरेटेड द स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एट वर्क प्लेस। किस में बताया गया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बताया गया था कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसके लिए विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, मतलब ऐसा, ठीक है। और एक और था, क्या बोलते हैं वो, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोला गया था, ठीक है ना, किसके बारे में बताया गया था, ठीक है। और एक और केस है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। हम बता देते हैं, इसमें कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बोला गया था, मतलब कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब कैपिटल पनिशमेंट देते समय स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा जज को। किसमें बोला गया था, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ रेप। कौन सा केस, तो कुलदीप कौर कुमार वर्स महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर आईपीसी डिफाइंड, आप लोग बताइएगा, स्टार्टिंग बता चुके हैं। डिफिनीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर 20, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा 168 का, ठीक है। और इसका भी बताइए, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैव बीन, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थक गए हैं तो अभी बहुत सारा है बनाने के लिए, तो अगर 5 भी कमेंट आ गया इसमें कि इसके आगे और भी बना दीजिए तो हम बना देंगे, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब